मित्रों, इन दिनों आप लगातार सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी से शरद ऋतुचर्या के विषय में। वो लगातार अनेकों तरह से इस विषय को ले रहे हैं और हमारे सामने इस ऋतु के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। वो हमारी तमाम उन जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं और हमारे वो उपाय बता रहे हैं जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और इस ऋतु के अनुसार भरपूर लाभ इस ऋतु का ले सकें। तो आज की इस कड़ी में आचार्य श्रेष्ठ के पास हमें देने के लिए क्या है, आइए जानते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने सिद्धांत पक्ष समझा कि जितनी भी ऋतुएं हैं उनका आधार सूर्य है और सूर्य की जो गति है उसी के अनुसार ऋतुओं का विभाजन है। यदि हम चंद्रमा के अनुसार करते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, जो चांद्र गणना के अनुसार। इसलिए लोग जो त्योहार मना रहे हैं, जो व्रत उपवास कर रहे हैं, जो भी कर्म कांड कर रहे हैं, उनको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ऋतु के अनुसार नहीं हो पा रहा, जो ऋतु से संबंधित है। तो मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। महाकवि कालिदास हुए, बहुत तगड़े विद्वान हुए, बहुत तगड़ी पुस्तकें लिखी। सामान्यतया लोग उनको श्रृंगारिक कवि कहते हैं, लेकिन जब मैं उनको पढ़ता हूं, अध्यात्म का जो वर्णन करते हैं तो उन जैसा कोई आध्यात्मिक नहीं। जो आश्रमों का वर्णन है, जो ऋषि परंपरा का वर्णन है, चाहे शाकुंतल है, चाहे रघुवंश है, चाहे कुमार संभव है, उनमें आप देखो बहुत उत्तम। उनके ग्रंथों में वैदिक मासों का वर्णन है, चैत्र वैशाख आदि का नहीं है। और उस समय पार्वती, कुमार संभव में माता पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही। तो उस समय शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में कितना कष्ट उसको होता था। तो गर्मी में ऐसे वो तप करती थी, उसका वर्णन नहीं करना चाहता। ऐसे ही हेमंत ऋतु में कठोर सर्दी पड़ती, वो भी हिमालय में थी उस समय। तो वहां उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में सुचौ, सबसे गर्मी का ऋतु दिन, सूची मास का है, दिन गर्म मास सूची। और उधर हेमंत में सबसे कठिन सर्दी कब बताई? सहस्य रात्रि, सुचौ चतुर्णाम हवि भुजाम, वहां सूची शब्द का प्रयोग किया। ये वैदिक नाम है किनके? महीनों के। इसका मतलब कालिदास के समय में ये चैत्र वैशाख आदि या तो नहीं थे या कम प्रचलित थे। कालिदास ने इनका वर्णन नहीं किया। मेघदूत में जरूर किया, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, लेकिन कुमार संभव में उन्होंने वैदिक मासों का वर्णन किया। तो वो मास भी जो है, जैसे देखो क्या कहा, मधु माधव, चैत्र और वैशाख, और शुक्र और शुचि, ठीक है कि नहीं? मधु माधव वसंत ऋतु के, वेद में भी आता ना, मधुस्य माधवस्य उभौ वासंतिकौ ऋतु, मधु और माधव वसंत ऋतु हो गया। तो चैत्र वैशाख। फिर गर्मी का क्या है? शुक्र और शुचि, ज्येष्ठ और आषाढ़। आषाढ़ का मतलब क्या हुआ? जून। हम आषाढ़ कब समाप्त करते हैं? 21 जून को। 22 को श्रावण आरंभ करते हैं। ये तो बताया मैंने ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु आरंभ हुई तो भी बताया था। उस समय गर्मी, यानी सूर्य जो है उत्तरी भारत में कम से कम कर्क रेखा पर होता, उस समय सबसे प्रचंड गर्मी हो रही होती उस समय, 20 जून के आसपास। तो कालिदास भी देखो ये कह रहे, आ रही बात समझ में? यानी सूर्य की गति, वो कहां पहुंचा, क्या हुआ, उसका प्रभाव उसके अनुसार है ऋतु। वो भी शुचि लिखा है, प्रचंड गर्मी में पार्वती माता ऐसे तप कर रही है, शुचि। उधर कहा, फिर आगे देखो क्या कहा, नभ नभस्य, नभ और नभस्य, श्रावण और भादो वर्षा ऋतु। उसके बाद है ईश और ऊर्ज, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ईश और ऊर्ज। 22 अगस्त को जो बताया ना, है जी, अर्थात 23 अगस्त से ईश मास आरंभ हो गया, जिसे हम आश्विन मास कहते हैं।
वैदिक के अनुसार शरद ऋतु का पहला महीना। तो वेद की जो बातें हैं वो उनसे कुछ अलग है क्या आज का पंचांग? उसके बाद ऊर्ज। ऊर्ज कब होगा? जब सूर्य तुला राशि में आ जाएगा। और अब सूर्य किस में आ रहा है? कन्या राशि में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या? ईश ऊर्ज। उसके बाद हेमंत ऋतु आएगी। हेमंत ऋतु में बाद वाला महीना, गर्मी ऋतु में बाद वाला महीना ज्यादा गर्म है, और हेमंत ऋतु में सबसे शीतल कौन होगा? 2 महीने में से पहला है सह और दूसरा है सहस्य। तो वहां लिखा सहस्य रात्रि निनाय सहिम उत्कर अनिला। पार्वती बर्फीली हवाओं में बैठ करके, तो बर्फीली हवाएं कब चलती हैं? हेमंत ऋतु का अंतिम समय तब, क्योंकि उस समय के बाद तो सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। हेमंत ऋतु समाप्त और उसके बाद शिशिर के समय उत्तरायण हो जाएगा। प्रभाव उसका रहेगा बाद में भी रहेगा, क्योंकि वो जो बताया ना कि जो चीज ठंडी होगी उसको दोबारा गर्म होने में समय लगेगा, जो गर्म होगी उसको शीतल होने में समय लगेगा। तो उसका कारण हटा दीजिए गर्म और शीत का। तो वहां सहस्य रात्रि लिखा है, अर्थात हेमंत ऋतु का अंतिम महीना। उस दृष्टि से भी वैदिक कसौटी पर जब हम कसेंगे ऋतुओं को, महीनों को, तो यही बैठते। ठीक हो गया? तो ये मैं सिद्धांत पक्ष बता रहा था। जब हम ऋतु समझ में लेंगे ज्योतिष के आधार पे, और जो आयुर्वेद है वो तो सारा ज्योतिष पे काम करता है। ज्योतिष के बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकता आयुर्वेद, क्योंकि अभी क्या कहा? शरद ऋतु औषधय अस्याम सीरियंते पाकेन, औषधियों का पाक हो जाता है इस ऋतु में, और फिर वो शीर्ण होती। तो शीर्ण किससे होंगी? सूर्य से। पकेंगी किससे? सूर्य से। ये चीज कालिदास का मैंने वर्णन के नाम वाल्मीकि रामायण का बताया था। पीत्वा रसम समुद्राणाम देव प्रसूते रसायनम। समुद्रों का रस पी करके, तो समुद्रों का रस कैसे पीता है देवलोक? सूर्य के, सूर्य से गभस्ती भी वहां लिखा है, सूर्य की किरणों से द्यूलोक समुद्रों का रस पीता है, जल पीता है। तो सूर्य ही कारण है ना, उसी से तो वर्षा हुई, उसी से वनस्पतियां होंगी, वही चीज है। तो सूर्य ही सब कुछ है। मूल आधार चंद्रमा अपना कार्य करता है, वो जो वर्णन आएगा बताऊंगा, लेकिन मूल आधार ये है। तो इसलिए ऋतुओं को हमें जानना। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, पहले व्याख्यानों में चर्चा की कि जो भारत उत्तर से दक्षिण ज्यादा विस्तृत है, तो दक्षिण भारत में मध्य भारत से नीचे, ताप्ती से नीचे और उससे नीचे गोदावरी आदि, वहां कौन सी ऋतुएं हैं? प्राविड़ और वर्षा, 2 ऋतुएं हैं वर्षा की, क्योंकि वहां जल्दी मानसून आता है और देर तक रहता है, फिर वापस लौटता है। और उत्तर भारत में मैंने बताया था केवल वर्षा ऋतु। यहाँ सर्दी ज्यादा होती है तो हेमंत और शिशिर 2 ऋतुएं। दक्षिण भारत में बोलो, नीचे के भारत में शरद ऋतु, शिशिर ऋतु नहीं है। यहाँ क्या हेमंत और शिशिर 2 ज्यादा है। तो वहां क्या होगा? शरद ऋतु, शरद ऋतु का संबंध किससे है? घन अत्यय आचार्य प्रयोग करते हैं, बादलों की समाप्ति। बादल होंगे, वर्षा होगी तो वर्षा ऋतु है, वहां 2 ऋतु है। तो वहां वर्षा ऋतु समाप्त होने पहली प्राविड़, यानी क्या कहोगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। उसके बाद वहां शुरू होगा। ठीक है? तो जून से भी पहले लगा लीजिए आप। 4 तो अनुमानित कह देते ना, कहीं 3 बैठेगा, कहीं 3.5 बैठेगा। जैसे वर्षा ऋतु मैंने बताया हरियाणा में ही कहीं 2.25 महीने की, 2 महीने तो वर्षा होती नहीं हरियाणा में, 2 महीने की ऋतु है ही नहीं। कहीं 1.5 होती है, कहीं 1.25 महीने होती। राजस्थान का जो गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां महीने भर भी मुश्किल से होती
लेकिन हम व्यवहार में क्या कहते हैं बहुतायत में कि 2 महीने की वर्षा ऋतु, 2 महीने की वो ऋतु, है ना। तो वहां के जो लोग हैं उनके लिए शरद ऋतु उत्तरी भारत की अपेक्षा देर से आएगी। क्यों? कि वहां धीरे धीरे मॉनसून वापिस लौट रहा है और बादल देर तक बरस रहे हैं। ज्यों ज्यों मॉनसून यानी वर्षा ऋतु पीछे हटती जाएगी, उसके पीछे पीछे शरद ऋतु जाती जाएगी। तो वहां ये समय नहीं, ये मैंने केवल सैद्धांतिक पक्ष बताया मोटे रूप से बड़े भारत का, क्योंकि जब पूर्व से पश्चिम भारत को देखते हैं तो बहुत बड़ा है और वो उत्तरी क्षेत्र में आता है सारा, उड़ीसा से ऊपर का है, गुजरात कर्क रेखा से ऊपर का सारा, तो वहां तक का ये मान लिया जाए। लेकिन जब कर्क रेखा से आप नीचे हो जाते हैं, ताप्ती से नीचे हो जाते हैं, गोदावरी के पास पहुंच जाती है, नीचे कृष्णा के पास पहुंच जाते हैं, उन नदियों के पास, तो उनके जो सिंचित क्षेत्र हैं और हैं उससे और नीचे, तो वहां धीरे धीरे वहां शरद पूर्णिमा भी देर से आएगी। मेरा अपना चिंतन है कि आश्विन की पूर्णिमा उत्तर भारत के लिए शरद पूर्णिमा है, क्योंकि यहां शरद ऋतु जल्दी आती, और दक्षिण भारत की शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा होनी चाहिए, क्योंकि वो यदि अब यहां शरद पूर्णिमा कब आ जानी चाहिए? सितंबर में आ जानी चाहिए। सितंबर में जो पूर्णिमा आएगी, यानी अब जो पूर्णिमा है कब आ रही है? परसों आ रही है या कल आ रही है, ठीक है कि नहीं? इसके 1 महीने बाद शरद पूर्णिमा होनी चाहिए। वो तो गणना गलत है ना, 2 महीने बाद आएगी पंचांगों में, तो यानी सितंबर 20 सितंबर के आसपास जो पूर्णिमा आएगी वो शरद पूर्णिमा होनी चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु जा चुकी। वर्षा ऋतु के बाद आसमान साफ होता है और साफ आसमान में जो चंद्रिका मिलेगी वो शरद पूर्णिमा है। यहां जो शरद पूर्णिमा मनाते हैं, आपने देखा होगा पिछले साल तो अक्टूबर के आखिर में थी, 28-29 के आसपास। उस समय तो वायुमंडल इतना दूषित हो चुका था, मैं तब लोगों को बताया करता, बुद्धिजीवियों को, कि देखो कितना गलत कर रहे हैं हम शरद पूर्णिमा का, शरद ऋतु की पूर्णिमा। सबसे उत्तम चंद्रिका होती है उस समय, तो सबसे अमृतमयी ज्योत्सना होती है चंद्रमा की, उसका लाभ लेते हैं, खीर बना के बैठते हैं। उस दिन खीर बना करके रखो, बोलो इस बार 11 दिन पहले आ जाएगी, यानी 20 या 18-20 अक्टूबर के आ जाएगी। इतना प्रदूषण हो चुका होता है, इतना प्रदूषण, आपने खीर रखोगे उसमें तो सारा जहर गिर जाएगा, आसमान इतना गंदला हो जाएगा, क्योंकि वर्षा गई तो 2 महीने बीत चुके। क्या करें? ये चीजें जाननी। शरद पूर्णिमा किस महीने की पूर्णिमा ये नहीं, प्रकृति को देखना है। तो कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा होनी चाहिए। किनकी? शरद ऋतु की 2 पूर्णिमाएं हैं, एक आश्विन पूर्णिमा, एक है कार्तिक पूर्णिमा। उत्तर भारत के लोगों के लिए ये होनी चाहिए, उनके लिए वो होनी चाहिए। तो उनकी शरद ऋतु देर तक चलेगी, वहां वो बाद में होगी, ये मैं बताना चाहता था। ठीक हो गया? तो हमने मोटे रूप से ज्योतिष की दृष्टि से इन दोनों व्याख्यानों में शरद ऋतु की अवधि बताई, ताकि हम प्रयास करें, उपवास करें नवरात्र का। शरद ऋतु में और भी उपवास आएंगे, और भी कर्मकांड आएंगे, पितृपक्ष गलत समय कर रहे होंगे, तो इतना पैसा खर्च किया, इतना श्रम हुआ और लाभ कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने प्रकृति को जाना नहीं, समझा नहीं। तो ये पक्ष मैंने इसलिए बताया। अब आने वाले जो रोग हैं, यदि वो पहले हो गए और उनका उपाय आप बाद में करोगे, जो हम बताएंगे कि शरद ऋतु में ऐसे ऐसे करना है, आप तो पहले ही से घायल हो चुके होंगे रोगों से। इन चीजों को जानना है, समझना है। इसलिए मैंने ये सैद्धांतिक पक्ष बताया ज्योतिष की दृष्टि से। अब आयुर्वेद की दृष्टि से शरद ऋतु में क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे हम शरद ऋतु की हिंसा से बच सकते हैं, वो हमारे साथ हिंसा करेगी, हमें बीमार करेगी, वो होती क्यों है हिंसा, क्या हथियार है उसके पास शरद ऋतु के बाद जिससे वो हमें घायल करती है, अगले व्याख्यानों में अब उनकी चर्चा करेंगे। ओम शांति।